जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा था, तब 1997 में ही आजादी पर्व से ठीक 10 रोज पहले 5 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने बिहार की व्यवस्था पर कलंक की सबसे स्याह मुहर लगा दी थी। अदालत ने बिहार में जंगल राज के स्थापित होने का मौखिक प्रमाण पत्र जारी किया था। कोर्ट की जंगल राज वाली टिप्पणी से एक महीने पहले ही 5 जुलाई को बिहार में पहली सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, जिसके मुखिया थे लालू प्रसाद यादव। वही लालू यादव जो सामंतवाद के विरुद्ध समतावाद का युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं वंशवादी राजनीति के वटवृक्ष बन गए थे। लेकिन तब तेजस्वी यादव 8 बरस के भी नहीं हुए थे और तेज प्रताप यादव थे सिर्फ 9 साल के। बेटियां स्कूल जा रही थी। लेकिन लालू यादव के घर में एक लड़का था जो तब जो चाहता था वो कर रहा था, या कहिए कि बिहार को अपनी उंगली पर नचा रहा था। वो लालू यादव का सबसे दुलारा था, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए सुपर सीएम कहा जाता था, जिसकी हर गलती या कहिए कि कथित अपराध को लालू और राबड़ी मौन मुस्कान में टाल दिया करते थे। उसका नाम साधु यादव था। साधु यादव का असली नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव है। जन्म गोपालगंज के एक गांव सलार कला में 1967 के जुलाई में हुआ था, मगर असली पहचान ये है कि साधु यादव राबड़ी देवी के भाई हैं। यही वजह है कि दूसरी बार चुनाव जीतकर बिहारी राजनीति को अपनी मुट्ठी में करने के बाद लालू यादव ने सबसे पहले अपने दुलारे साले को ही सियासी कुर्सी गिफ्ट की थी। 1995 में ही लालू यादव ने साधु को उस कोटे से विधान परिषद का सदस्य बना दिया था जो कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आरक्षित था। तब जिसकी सियासी योग्यता सिर्फ इतनी थी कि वो मुख्यमंत्री का साला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तब गोपालगंज में लेवी वसूलता था, रंगदारी मांगता था, जबरदस्ती चंदा लेता था, जिसकी चौखट पर तब गोपालगंज के तमाम गुंडों और अपराधियों की आस्था अटकी हुई थी, जो तब पटना और उसके आसपास के तमाम रंगदारों का कथित अघोषित सरदार था। बेखौफ, बेपरवाह और बेलगाम उस साधु यादव की बेफिक्री पर विधायकी का कवच लगते ही उसकी ठसक और ज्यादा बढ़ गई। 31 मार्च 1997 की तारीख थी। जेएनयू छात्र संघ के नेता चंद्रशेखर की सीवान में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगे थे लालू यादव के लेफ्टिनेंट बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। हत्या के खिलाफ जेएनयू के छात्रों की एक टोली लालू यादव से मिलने के लिए बिहार निवास पहुंची थी। कहते हैं कि लालू यादव से मिलने के लिए बेचैन छात्रों को भगाने के लिए साधु यादव ने पुलिस से राइफल छीनकर हवा में गोलियां दाग दी। उसने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी गोली मारने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इतना बड़ा दुस्साहस करने वाला ये वही साधु यादव था जिसे 1996 के उपचुनाव में चुनाव आयोग गोपालगंज से जिला बदर कर चुका था। 1997 में लालू यादव के जेल जाने के बाद जब पति की कृपा से राबड़ी देवी सत्तासीन हुई, तो साधु का रुतबा और ज्यादा बढ़ गया। वो जो चाहता था वो कर रहा था। ये कहिए कि बिहार की व्यवस्था को अपने हिसाब से होंकने लगा था। पटना का 10 कौटिल्य मार्ग, मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग से करीब 7 किलोमीटर दूर। 1997 में इसे सुपर सीएम का आवास कहा जाता था, जहां साधु यादव रहता था, जहां साधु का दरबार लगता था, जहां बैठकर साधु बड़े बड़े अफसरों को आदेश देता था, ऑन स्पॉट फैसला करता था। अपने शागिर्दों के साथ साधु यादव तब वैध अवैध वो सब कुछ कर रहा था जो उसकी मर्जी थी, जो तब लालू यादव के फांसीवादी राजनीति के प्रतीक के तौर पर कुख्यात था।
सरकार की सरपरस्ती में साधु यादव और उसकी चौकड़ी की मनमर्जी बेधड़क चल रही थी। फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस में कथित तौर पर साधु यादव की महफिलें सजती थी। वो जंगल राज वाले विशेषण को विस्तार देने में योगदान दे रहा था। पटना में कब्जा, रंगदारी, धमकी, अपहरण, छिनौती, हत्या हो रही थी। इस सब के बीच 3 जुलाई 1999 की तारीख आई। रात के 9 बजे थे। फ्रेजर रोड पर सरकारी क्वार्टर के बंद गैराज में एक गाड़ी से 2 अर्धनग्न लाशें मिली थी। एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। लड़की का नाम शिल्पी जैन था जबकि लड़के का नाम गौतम सिंह। बिहार में यह शिल्पी गौतम हत्याकांड के नाम से कुख्यात हुआ। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। कहते हैं कि गौतम के सामने ही शिल्पी जैन की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में जिसका नाम आया था वो था साधु यादव, मुख्यमंत्री का वो भाई साधु यादव जो तब खुद को सुपर सीएम कहता था। शिल्पी गौतम हत्याकांड में साधु यादव का नाम आते ही कोहराम मच गया। मजबूरी में राबड़ी देवी को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ था। हत्या से पहले शिल्पी और गौतम दोनों की बेरहमी से पिटाई हुई थी। शिल्पी जैन के कपड़े पर वीरे लगे हुए थे। लिहाजा सीबीआई की टीम ने मुख्य आरोपी साधु यादव से जांच के लिए डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन साधु यादव ने अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया। सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। बिहार पुलिस पहले से दंडवत थी। 4 सालों की जांच के बाद सीबीआई ने साधु यादव को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दिया कि शिल्पी के कपड़े पर विवेक नहीं, पसीने का दाग था। शिल्पी के कपड़े पर लगे कथित पसीने से साधु के तमाम पाप धुल गए। जिस हत्याकांड पर तब पूरा बिहार हिल गया था, उसमें साधु यादव की सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद साधु का रुआब बेहिसाब बढ़ता गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकारी दफ्तरों में घुसकर रंगदारी मांगता था। 17 जनवरी 2001 की बात है। अपने कमांडो के साथ चलने वाला साधु यादव पटना के परिवहन विभाग में दाखिल हुआ। एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवाया, अधिकारियों से मारपीट की, रंगदारी ली और लौट गया। 23 साल बाद 2024 में साधु यादव को इस केस में 3 साल की सजा मिली। लेकिन ये बात की बात है, तब तो साधु यादव के खिलाफ एक शब्द भी सरकार को चुनौती सरीखे था। और इस कथ्य का तथ्य लालू राबड़ी की दूसरी सुपुत्री की शादी में परिलक्षित हुआ। 2002 में 24 मई को रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी। वो सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि साधु यादव के बाहुबल का वो शक्ति प्रदर्शन था जिसमें मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव का मौन समर्थन था। शादी के दिन मुख्यमंत्री आवास में जश्न था और पटना के मार्केट में साधु यादव का आतंक और मातम। साधु के आदेश पर पटना के तमाम कार शोरूम से बंदूक की नोक पर नई नई कारें जबरदस्ती उठा ली गई। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 50 की तादाद में ये कारें इसलिए उठा ली गई थी क्योंकि दिल्ली से गए मेहमानों और बारातियों को आराम से लाया जा सके। कई शोरूम के मालिक ने डर से मुफ्त में गाड़ियां भी दी थी, बावजूद इसके उनके शोरूम से सारी गाड़ियां उठा ली गई थी। जानते हैं आप, उन गाड़ियों में पेट्रोल भी पेट्रोल पंप पर मुफ्त में जबरदस्ती डलवाया गया था। और हाँ, सिर्फ गाड़ियां नहीं उठाई थी साधु यादव के गुर्गों ने। पंडालों को सजाने के लिए फर्नीचर की दुकानों से 100 नए सोफा सेट और आलीशान कुर्सियां उठा ले गए थे। बस फूल बेचने वाले इसलिए बच गए थे क्योंकि सजाने के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली से मंगाए गए थे। ये साधु यादव का आतंक ही था कि किसी भी पुलिस वाले में उसके शागिर्दों को रोकने की हिम्मत नहीं थी। साधु यादव अपने हिसाब से व्यवस्था को चला रहा था। उसके सानिध्य में रहने वाले गुर्गे बढ़ते जा रहे थे। इस बीच 2004 में उत्तर बिहार में बाढ़ आई। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ।
घोटाला ये था कि बाढ़ राहत के नाम पर बाबा सत्य साई इंटरप्राइजेज के नाम के एनजीओ को 18 करोड़ रुपए दिए गए थे। जांच में 11 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। वैसे स्थानों पर भी ट्रक से राहत सामग्री भेजने का बिल दिखाया गया था जहां सड़क थी ही नहीं। जिस एनजीओ ने राहत सामग्री के लिए 18 करोड़ रुपए का चेक लिया था उसका संचालक था संतोष झा। संतोष झा के बारे में बताया जाता है कि वो लालू यादव के साले यानी साधु यादव का लेफ्टिनेंट था। जिस वक्त पैसों का हेर फेर हुआ था उसी दौरान संतोष झा के अकाउंट से साधु यादव के अकाउंट में 6 लाख रुपए भी ट्रांसफर हुए थे। दबी जुबान में तब लोग ये भी कहते थे कि बिहार को अपनी उंगली पर नचाने वाले साधु यादव ने जबरदस्ती पटना के डीएम और बाढ़ आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी गौतम गोस्वामी से चेक पर दस्तखत करवाया था। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ, पर बाढ़ राहत घोटाले में साधु यादव भी 1 महीने जेल में बंद रहा था। बाद में साधु यादव इस बाढ़ राहत घोटाले में भी ठीक उसी तरह बरी हो गया जैसे शिल्पी गौतम मर्डर केस में हुआ था। लेकिन हर शुरुआत का अंत होता है और यही हुआ जब अगले साल यानी 2005 में 15 साल बाद बिहार से लालू राबड़ी राज खत्म हो गया। साधु यादव के रुतबे में भी कमी आई। हालांकि तब तक उसके ऊपर हत्या के प्रयास, रंगदारी न देने पर पिटाई, दंगा फैलाने और कब्जा के कई आरोप लग चुके थे, लेकिन सरकारी कृपा से बचता रहा। 2009 तक लालू यादव केंद्र की सत्ता में थे, तब संसद में उनके साथ साधु लेफ्टिनेंट की तरह रहता था। मगर जैसे ही लालू की देहरी से सत्ता पूरी तरह फिसली, साधु यादव की दरबारी भी छूट गई। गोपालगंज सीट के सुरक्षित होने पर वैकल्पिक सीट को लेकर विवाद बढ़ा और साधु यादव हमेशा के लिए लालू परिवार से दूर हो गया। कभी अपनी हनक तले व्यवस्था को रौंदने वाला साधु यादव बरसों से सियासी ठौर के लिए भटक रहा है, तो वहीं लालू से दूरी के बाद अब बरसों बाद किश्तों में साधु यादव का कानूनी हिसाब भी हो रहा है।